तो ये हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टेट का थर्ड लेक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर जो था आज दोपहर में मैंने अपलोड किया था, फर्स्ट लेक्चर मैंने कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मनोज कैमरा ऑफ कर देना अपना। तो जहाँ पे हम लोगों ने ना डिटेल डिस्कशन किया था कि हम लोग ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, और वो फंडामेंटल फोर्सेस से रिलेटेड कैसे है। तो कुछ बच्चे ना ज्वाइन नहीं किए थे, तो उनको मैं ना फिर से बता देता हूँ, क्योंकि पता रहे कि हम लोग जो फोर्सेस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना वो कैसा है, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं आपको बताया था कि फोर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ यूनिवर्स के बारे में मैं बात कर रहा था। तो फोर फंडामेंटल फोर्सेस क्या क्या थे हमारे? स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है, और था वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आप क्यों पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक पे। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो एक्सप्रेशन होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हम लोग अगर कूलॉम फोर्स को कंसीडर करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन होता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इनका जो एक्सप्रेशन है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं है, हम वही चीज डिस्कस करेंगे जो आप लोग को पता हो। तो अब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हम लोग ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं। तो हम लोग को क्या है ना, दोनों फोर्सेस को अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही इक्वेशन हो हमारे पास, कोई फंक्शनल इक्वेशन हो हमारे पास, जिसपे हम चारों फोर्स को एक साथ एक्सप्रेस कर सकें? तो ऐसा ये जो बताया जाता है ना, ये थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के बारे में जो बात की जाती है उसका पार्ट होता है ये, ठीक है। कि स्टीफन हॉकिंग ने का यही कहना है कि कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए हमारे पास कि चारों फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं एक ही इक्वेशन में समा जाएं। तो अभी क्या होता है कि हमको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर बात करना है तो हम एक अलग एक्सप्रेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम बात करते हैं तो हम एक अलग इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम ये मैथमेटिकली ऐसा इक्वेशन ला पाए ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसलिए वो टॉपिक इतना ज्यादा रियलिस्टिक है। तो ठीक है, तो हम लोग अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलिए आप या इसको इंटरेक्शन बोलिए, ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब है कि कोई दो बॉडी इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि किसी चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं। कोई अगर दो पर्सन है, अगर वो आपस में बात कर रहे हैं तो वो एक नॉलेज का इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दो बॉडी हैं, इनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो मासेस का इंटरेक्शन कर रहे हैं, मासेस का शेयरिंग कर रहे हैं, उनके बीच में मासेस शेयर हो रहा है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है कि दो बॉडी है हमारा, और अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के थ्रू कनेक्टेड है तो वो बेसिकली चार्जेस का इंटरेक्शन कर, मतलब उनके बीच में चार्ज शेयर हो रहा है। तो हम लोग को ना क्या कर रहे हैं कि 2 महीने बस इसी फोर्स के बारे में बात करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करना है तो सबसे पहले तो हमको यही पता है कि इंटरेक्शन में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है, चार्ज। तो हमने क्या किया, चार्ज से स्टार्ट किया था पिछली क्लास में, और चार्ज के बारे में सारा डिटेल्ड हमने समझा था, ठीक है। जो ये फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, इससे रिलेटेड जो भी स्टफ है ना आप लोग क्लास 11th में पढ़ के आ चुके हैं। तो हम लोग क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ने वाले हैं। तो यही एक रीजन है जिसके कारण हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये ना पिछले स्लाइड में, कल की स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ था, ठीक है। तो मैं ना एक क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी आप लोगों को, जो कि वेक्टर कंपोनेंट से रिलेटेड है, क्योंकि कंपोनेंट निकालना सब लोग बोल तो रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेक करना चाहता हूँ। तो अगर पॉसिबल है तो अभी आप लोग आंसर अगर बता सकते हैं तो बता दें, नहीं तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और अगला क्वेश्चन जो दूंगा ना उसको आप लोग बना के रखिएगा, अगले क्लास में पूछूंगा। फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द थ्री वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। आज जो मैंने लेक्चर दिया था ना उसमें मैंने ये सब बहुत डिटेल में बताया है कि ये कैसे हम लोग रिजल्टेंट वगैरह निकालते हैं। किसी ने देखा है क्या? मुझे रिप्लाई करके बताइए, तुम लोग अनम्यूट होइए थोड़ा सा, बताइए कि किसी ने देखा क्या, वो लेक्चर समझ में आया वो जो मैं बताना चाहता कि कॉस एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जो निकालते हैं उसमें।
कॉस थीटा साइन थीटा कैसे आता है, कोई भी एक बताओ मुझे, समझ में आया है कि नहीं आया है, कोई भी एक बता दो, अनम्यूट हो जाओ। सर नहीं देखे अभी तक। अच्छा ठीक है, चैट में किसी ने रिप्लाई किया, नहीं देखा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आप लोग देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि वो लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो ये समझ में नहीं आएगा। अभी मैं थोड़ा सा ना उस हिसाब से कंटेंट बना रहा हूँ, तो ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आवाज आपका क्लियर नहीं आ रहा है जो बोल रहे हैं। लेक्चर जो लेक्चर छूट गया है वो कहाँ पे मिलेगा? वो आपको ना लिंक ग्रुप में शेयर किया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है आप। यस सर। तो उस ग्रुप में लिंक आया हुआ है, मैं उसको फिर से सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। अभी तक में जितने लेक्चर हुए हैं ना, आप मुझे पर्सनली मैसेज करिएगा, उसमें जय जय नाम से जो प्रोफाइल होगा व्हाट्सएप ग्रुप में, पर्सनली आप मैसेज करिए, बोल दीजिए कि मुझे सारे लेक्चर्स चाहिए, तो मैं सारे लेक्चर्स ना स्टेप बाय स्टेप आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 3 वेक्टर्स है, वेक्टर ये एक वेक्टर है, 5 मीटर का लेंथ है इसका, ये 3 मीटर का लेंथ है, और ये 2 मीटर का लेंथ है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। तो आपको ना इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है। कोई बता सकता है क्या, बन पाएगा आप लोग से या मैं बताऊं? कोई भी रिप्लाई करो, लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। नहीं नहीं बनेगा सर, बना। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो मैं पिछले लेक्चर पे ना मैंने रिजल्टेंट वगैरह पे ना बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन किया था। तो उस डिटेल डिस्कशन में एक पार्ट ये था कि जब भी हमको रिजल्टेंट निकालना रहता है ना किसी वेक्टर का, तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। जैसे ये रिजल्टेंट है किसी वेक्टर का, कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। आप लोग वेक्टर ऐसे पढ़ते हैं, मान लो ऐसे पढ़ लिए 3i+2j कैप, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आप आई कैप बोलते हैं, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर आप जे कैप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 3i लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है कि ये वेक्टर ए मान लो ऐसा है, तो इसका मीनिंग ये है कि वेक्टर ए ना एक्स एक्सिस मतलब आई कैप डायरेक्शन में 3 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 2 यूनिट का डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब यहां से यहां तक 3 मीटर है, यहां से यहां तक 2 मीटर है, ठीक है। ये होता है इसका मतलब। तो जब हमको रिजल्टेंट निकालना रहता है ना, तो रिजल्टेंट का मतलब होता है ये वेक्टर जो है ना, इसका लेंथ हमको निकालना रहता है। तो रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू, आप क्या कर दीजिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ए वाई कॉस ऑफ थीटा, मतलब कॉस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एक्स एंड ए वाई, ये मेरा नोटेशन है एंगल का। ये सब कुछ मैं ना पिछले क्लास में बताते आ रहा हूँ कि मैं कौन सा नोटेशन यूज कर रहा हूँ, कैसे मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं चीजों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ चीजें छूट जाए, इसलिए मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ना पुराने लेक्चर्स पहले देख लीजिएगा। तो ये एक तरीका होता है रिजल्टेंट निकालने का। तो रिजल्टेंट निकालने का मतलब ये होता है, रिजल्टेंट जैसे हम निकाले यहाँ पे, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए कि तो उस वेक्टर का ना एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ कितना है, वाई एक्सिस के अलोंग लेंथ कितना है। तो अब यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि तीनों वेक्टर का ना दोनों एक्सिस के अलोंग लेंथ निकाल देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होगा कि हम पहले ना एक्स के अलोंग पूरा लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो हम उसको बोलेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर जो वेक्टर लेंथ है, इसका एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो मतलब ये अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन ले लूँ, तो ये लेंथ मेरे को बताना है कि कितना होगा। तो अगर आप देखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ये लेंथ कितना होगा, 5 cos 60 डिग्री होगा। समझ में आया ये 5 cos 60 डिग्री कैसे होगा, या बताऊं इसको भी मैं, क्योंकि है ना पिछले लेक्चर में मैंने बहुत डिटेल बताया है। अगर पूछ लीजिए मैं तुरंत बता दूंगा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो बता दो समझ आ रहा है। 2 3 यहाँ दोनों को जोड़े हैं रूट पे। क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं, 2 3 को ऊपर में जो 2 मीटर और 3 मीटर दोनों को जोड़ के हुआ ना 5 मीटर।
ये जो आप बोल रहे हैं ये इसको बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये अलग डिस्कशन है। देखिए ये जो मैं आपको बताया हूं ना, ये मैं वेक्टर समझा रहा हूँ कि कोई वेक्टर ऐसे दिया है तब इसका मतलब क्या होता है। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है? आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन का सारा कंटेंट मैंने ब्लैक पेन से लिखा था और अब मैं ग्रीन इंक यूज कर रहा हूँ उसके लिए, ठीक है? तो इंक वाइज आप समझ सकते हैं, मैं जो भी कंटेंट आपको दूंगा ना, इंक के हिसाब से आप समझिए। ये रेड में मैंने जो एक्सप्लेन किया था ना यहाँ पे, ये सिर्फ एक्सप्लेन के लिए था कि कोई वेक्टर आपको ऐसा दिया तो उसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है? समझ रहे हैं? अब बताइए मुझे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर, आपको सिर्फ इतना ना इन्फॉर्मेशन जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ना, सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। देखो ये कैसे आ रहा है मैं बता देता हूँ। हमको इस फिगर को कंसिडर करो, इतना पार्ट, ठीक है? इतना पार्ट कुछ ऐसा है, ये 5 है, ये आपका 60 डिग्री है, आपको चाहिए ये लेंथ, ठीक है? ये एक्स, तो ये क्या होता है, बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। तो आप अगर यहाँ पे cos 60 निकालेंगे तो cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो x अपॉन 5 होगा। x क्या हो जाएगा, 5 cos 60 डिग्री होगा। अब समझ में आया? तो मतलब ये लेंथ जो होगा ना 5 cos 60 डिग्री होगा। cos 60 कितना होता है, 1/2, तो ये 5/2, ये हो जाएगा 2.5 मीटर। अब समझ में आ गया ना? यस सर। ठीक है। ये ना पिछले लेक्चर में ना बहुत डिटेल्ड है, तो आप उसको देखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ सब कुछ। और ये जो हमारा जो लेक्चर है ना 8 मिनट के बाद ना एंड हो जाएगा, तो मैं फिर एक नया सेशन क्रिएट करूंगा, 2 मिनट लगेंगे। आप लोग सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? कोई ऐसा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में ना हो? हाँ, है सर, जुड़े। देखो, तो अब मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको। देखो एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर आपने निकाल दिया। हम पहले क्या कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको वेक्टर फॉर्म करना है। वेक्टर फॉर्म करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट वेक्टर के क्या है। तो हम 5 मीटर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकाले। अब 3 मीटर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे। 3 मीटर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट का मतलब है कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ, तो आप देखिए इस वेक्टर का इस एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ कितना है, ऑलरेडी 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 मीटर होगा। बट इसका मैं एंगुलर डिस्क्रिप्शन दूं ना तो ये कुछ ऐसा होगा, 3 cos 0 डिग्री हो जाएगा, तो ये अल्टीमेटली 3 आएगा। बट ये डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? सिमिलरली मैं एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर निकालूंगा, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर कितना हो जाएगा, 2 cos 90 डिग्री। देखो एक्स कंपोनेंट निकाल रहा हूँ ना, तो मैं इसका एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करूंगा, तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, ठीक है? ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये x कंपोनेंट निकाल लिया। अब मैं y कंपोनेंट निकालता हूँ, ठीक है? ठीक है, तो y कंपोनेंट में इधर निकाल रहा हूँ, y कंपोनेंट। तो मैं पहले निकाल रहा हूँ y कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर। तो देखो y कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इसका y कंपोनेंट निकालना है। तो मतलब क्या है कि इस वेक्टर का y एक्सिस के अलॉन्ग जो प्रोजेक्शन, मतलब ये लेंथ मुझे पता होना चाहिए। तो मैं फिर से ये फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, देखना ये फिगर कैसा है कि ये आपको 5 दिया है, ये आपको 60 दिया है, आपको ये लेंथ चाहिए, ठीक है? मतलब आपको बेस चाहिए। तो आप यहाँ पे sin 60 निकालेंगे ना, तो ये परपेंडिकुलर हुआ ना, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हुआ। sin 60 यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स ले लीजिए इसको, ठीक है? एक्स मान लो, हम एक्स निकाल रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा आपके पास x अपॉन 5, तो x हो जाएगा 5 sin 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है? तो y कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर क्या हो जाएगा, 5 sin ऑफ 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये sin 60 √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 5 √3/2, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट है y कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर, आप निकालिए। तो अब देखो 3 मीटर का y कंपोनेंट के अलॉन्ग ना कोई लेंथ ही नहीं होगा, ये तो x एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक? सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर अगर मैं निकालूंगा, तो जैसे ये ना
3 मीटर जो था एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड था ना, वैसे 2 मीटर जो ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, तो वाई कंपोनेंट ऑफ 2 मीटर जो है ना वो 2 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करिए कि रिजल्टेंट वेक्टर लिख दीजिए। तो रिजल्टेंट समझ में आया ना यहाँ तक? आर रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? आर समेशन ऑफ ऑल द एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस समेशन ऑफ ऑल दी वाई कंपोनेंट्स जे कैप। तो वेक्टर आर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ ऑल दी एक्स कंपोनेंट्स कितना होगा? यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 2.5 प्लस 3 प्लस 0, इसको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5.5 आई कैप। समेशन ऑफ वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 5√3 प्लस 2, ये हो जाएगा 5√3/2 प्लस 2। ठीक है, ये ऐसा आएगा। तो अगर आप फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे 5√3/2 का वैल्यू रख के, तो आपको जो आर के वेक्टर आर की वैल्यू आएगी वो कुछ 5.5 आई कैप प्लस 6.33 जे कैप आएगी। ठीक है, और ये यूनिट क्या होगा इसका? मीटर होगा, मीटर्स। ठीक है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था रिजल्टेंट पूछा था। ठीक है, तो आर कैप आपको मिल गया 5.5 आई कैप प्लस 6.33 जे कैप। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट ऑफ एनी वेक्टर मैंने बताया कि ऐसे निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे कि इसका रिजल्टेंट मैं आपको अगले मीटिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मीटिंग मैं एंड कर रहा हूँ, अगला मीटिंग हम ले रहे हैं 40 मिनट का, तुरंत मैं लिंक शेयर करता हूँ। क्यूब और एफ नेट is proportional to 1 by x to the power 4 और f net is proportional to x square। ठीक है, आपको सिंपली बताना है कि ये क्या होगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं। तो इसमें करना क्या है, हमको पूछा क्या जा रहा है। कोई बता पाएगा क्या आंसर? 10 सेकंड में दे रहा हूं आपको, गेस करिए। 2 लाइन का आंसर है इसका। देखो मैं पहले क्लास से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी आपको कूलॉम्स लॉ, आपको करना क्या है कि आपको फोर्स निकालना है इस क्यू चार्ज पे बिकॉज ऑफ दीज 3 चार्जेस। ठीक है, आपको उस क्यू चार्ज पे निकालना है फोर्स बिकॉज ऑफ 3 अदर चार्जेस। तो मैं पहले क्लास से डेमो से लेके अभी तक मैं आपको हमेशा पहला स्टेप यही बताया हूँ कि आप सबसे पहले क्या करिए कि चार्जेस का ना नंबरिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। तो मान लो ये हमारा पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है और ये चौथा चार्ज है। तो देखो फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज हम पहले देखते हैं, क्योंकि हमको तो वही कैलकुलेट करना है ना, नेट फोर्स। तो फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज, दोनों पॉजिटिव है तो ये चार्ज किधर जाएगा? इधर जाएगा। ये सब चीजें पुराने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस है। फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज, F4 थी। अब देखो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, इस चार्ज के कारण, इसका दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ये फिर से इधर होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बचा ये नेगेटिव चार्ज, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन फोर्थ चार्ज बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्शन तो कंसिडर कर लिया, साइन के अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शन जो है कंसिडर कर लिया। तो अब हम ना इनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ नेट अगर आप लिखना चाहते हैं ना, देखो रेड इंक से जो मैं लिख रहा हूँ ना वो सोल्यूशन है, ब्लैक इंक से मैंने क्वेश्चन लिखा है। एफ नेट क्या हो जाएगा, ये मैंने क्या बताया है कि इनको सबको पॉजिटिव लीजिए आप, ओरिजिन के राइट साइड में, इनको इसको उससे माइनस कर दीजिए। ये हो जाएगा F43 प्लस F41 माइनस F42। यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो तुरंत, किसी को कुछ डाउट है तो तुरंत पूछो, तो मैं आगे चल रहा हूँ। चलो मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। F43 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो चार्जेस क्या है, Q4 और Q3 है, आर स्क्वायर।
ठीक है, तो F43 क्या हो जाएगा, k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ और इंटू Q1 एंड Q3। तो Q1 की वैल्यू है, एक मिनट, किसी ने मैसेज किया, अभी क्लास चल रही है, प्लीज मुझे मैसेज मत करो, कोई डायरेक्ट मैसेज करने लगा है व्हाट्सएप पे। जो भी हो क्लास के बाद में मैं सब शेयर कर दूंगा, ठीक है, अभी डिस्टर्ब मत करो यार। तो देखो Q4 का वैल्यू है यहाँ पे Q है, तो देखो यार ये सब कुछ ना, अब देखो बीच में तुम मैसेज कर रहे हो तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया है यार। तो देखो हमको ना यहाँ पे वैल्यूज रखने हैं बेसिकली। देखो यहाँ पे हो जाएगा के, Q4 की वैल्यू है आपके पास Q, Q3 की वैल्यू है आपके पास कैपिटल Q, और जो डिस्टेंस होगा हम क्या लिख रहे हैं, 4 और 3 लिख रहे हैं, तो 4 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस डी होगा। देखो ये बड़ा डिस्टेंस x है, इतना डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आप F43 के बाद आप F41 कैलकुलेट करिए, तो F41 क्या हो जाएगा, k Q1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ 41 का स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये हो जाएगा के Q4 है आपका Q, और Q1 की वैल्यू है आपके पास कैपिटल Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 और 4 के बीच में इतना डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस d है, तो ये हो जाएगा x प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है यार, ये थोड़ा सा लास्ट में दिक्कत होता है, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं इसे। आप लोग ना जो भी आज का लेक्चर नहीं देखे ना, उसको देखना, वो काफी अच्छा लेक्चर है आज का, उस सुबह मैंने बना के दिया है। ठीक है, ये हो गया F41 हो गया, F43 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, F42 कैलकुलेट करूंगा। तो F42 ना मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसी पेज में मुझे कैलकुलेट मतलब तीनों कर लूं, क्योंकि फिगर की जरूरत पड़ेगी। तो F42 मैं इधर ले रहा हूँ, रेडिंग से सारे मैंने लिखे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो जाएगा के Q2 अपॉन R42 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, के Q4 की वैल्यू क्या है, Q4 की वैल्यू है Q, Q2 की वैल्यू है 2Q। ठीक है, ये 2Q रखूंगा, और R42 कितना हो जाएगा, 4 और 2 के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे उठता है कि यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई मुझे बताओ तुरंत कि मैं यहाँ पे नेगेटिव, ये देखो Q2 की तो वैल्यू यहाँ पे -2Q ना, तो मैं यहाँ पे मैं -2Q माइनस ऑफ 2Q क्यों नहीं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव साइन क्यों लिख रहा हूँ, तुरंत बताओ कोई भी बताओ अनम्यूट करके। कोई नहीं बता रहे हैं आप लोग यार, ये तो हर लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूँ ना। देखो जो चार्जेस का जो नेचर है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसके अकॉर्डिंग ना मैंने ये डायरेक्शन लिया है फील्ड लाइंस का। तो जब मैं ऑलरेडी इसको कंसीडर कर चुका हूँ ना, तो यहाँ पे मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैंने इस पे एरो नहीं लगाया है। तो मैग्नीट्यूड में ना ये सब मुझे नहीं ले, मतलब चार्ज का साइन हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, यही मेरा अप्रोच है, और ये जो मेरा अप्रोच है ना, ये मैं ही अपने कोर्स में यूज कर रहा हूँ। मतलब मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा ना, मैं ही यूज करूंगा, और इसी से सारे आंसर आपको ला के दिखाऊंगा। आप अगर बुक से अभी पढ़ने लग जाएंगे ना, तो डाउट बहुत ज्यादा आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बुक्स के चक्कर में अभी मत पढ़ो। ठीक है, मैं जो अप्रोच बता रहा हूँ वही करो। यहाँ पे आ जाएगा 2k अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे कि F43 प्लस F41 माइनस F42 कर देंगे। तो सारे वैल्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आगे कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ क्यू चार्ज पे नेट फोर्स जो होगा, F41 पॉजिटिव था और F43 पॉजिटिव था और F42 नेगेटिव था। ठीक है, तो देखो मैं एक बार चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं वही है। F41 की वैल्यू क्या है वो लिख रहे हैं। ठीक है, F41 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी KQ अपॉन एक्स प्लस डी स्क्वायर, और F43 की वैल्यू हो जाएगी KQ अपॉन एक्स माइनस डी स्क्वायर, और F42 की वैल्यू हो जाएगी 2KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सब कुछ कैलकुलेट किया हमने पिछले स्लाइड में। ठीक है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था एक ही स्लाइड में क्वेश्चन हो जाए।
तो अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, हमसे पूछा है कि जो फोर्स है ना वो एक्स के किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, हमको ये बताना है। तो अब बताओ मुझे, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो एफ क्यू नेट जो है वो एक्स के किस पावर पे डिपेंड करेगा, ये अभी बताओ मुझे आंसर। बस इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व मत करो, देख के ही बताओ ना, देखने से ही पता चल जा रहा है। बताओ अभी मुझे। यार कोई रिप्लाई ही नहीं करते हो, कोई तो रिप्लाई करो, मैसेज भी नहीं आ रहा है। कोई भी एक अनम्यूट हो जाओ ना। आपको ये बताना है पावर कितना आएगा। देखो एक्सप्रेशन देखने से पता चल रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म्स आएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये एक्स टू द पावर कितना आएगा, -4, मतलब ये 1/x⁴ पे डिपेंड करेगा। इसको सॉल्व करके देखना है, यही आएगा। इसको सॉल्व नहीं किया जाएगा एग्जाम में, आपको ना देख के गेस करना है कि आप एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आने वाला है। इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर नहीं होगा। एलसीएम लेके तुरंत खत्म करो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टिक करना है ना, तो आपको इतने में ही समझ में आ जाना चाहिए कि आपका आंसर क्या होने वाला है। आपका आंसर है आंसर सी। ठीक है यार, कोई रिप्लाई नहीं करते हो यार। तो ये हमसे पूछा गया था, ये हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कल मैंने ना फील्ड लाइंस का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। एक मिनट सर, मुझे कैलकुलेशन में ही टाइम लग जाता है। नहीं देखो, इसमें ना आपको कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में इसीलिए दिया गया है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बीच में दे देगा ना तो उसका एक ही मकसद होगा कि बच्चे इस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, और क्या होगा कि वो आगे का क्वेश्चन ही मत देख पाए। ये एक स्ट्रेटेजी होता है कई बार एग्जामिनर का, क्योंकि जो स्मार्ट पीपल होंगे ना इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आंसर करेंगे। आपको बिना सॉल्व किए सिर्फ एलसीएम से देखना है, क्योंकि आपसे डिपेंडेंस पूछा है ना, तो आप डिपेंडेंस बिना सॉल्व किए आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ आपसे। चलो कोई नहीं, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपना चलता हूँ। कल मैंने आपको फील्ड लाइंस बताया था, फील्ड लाइंस को थोड़ा सा कंप्लीट करता हूँ। फील्ड लाइंस के कुछ आपको इमेजेस मैं आपको ड्रॉ करता हूँ। फील्ड लाइंस के बारे में कल बता चुका हूँ, मैं फिर से नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट इमेजेस ड्रॉ करूंगा जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है, देखो फील्ड लाइंस के फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मान लो अपने पास ना पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका फील्ड लाइंस कैसे होगा ये अपन देखते हैं। ये मैं पहले दिन से बताते आ रहा हूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना उसका जो फील्ड लाइन होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है। मतलब ये है, इसमें जो मैं जो एरो बनाऊंगा ना वो आउटवर्ड होंगे ये एरो। ठीक है, ये कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, ऐसे होगा ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, मतलब ये Q ग्रेटर देन 0, मतलब Q पॉजिटिव चार्ज है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज हो गया, ये इमेज ना आपको डायरेक्ट याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में ना पूछ सकते हैं कि आपको यही सब ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है यार। तो न्यूमेरिकल के बीच में ना इनको दे दिया जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स द चार्ज होता है, टुवर्ड्स द चार्ज। देखो ये क्यों होता है, ये सब चीज ना हम पहले सब डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं वापस से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। देखो ये Q<0 है, और इनका वर्डिंग बता दे रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होता है, अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। इसको वेक्टर में पॉजिटिव आर कैप भी बोल सकते हैं, और ये होता है टुवर्ड्स द चार्ज होता है, -r कैप। ठीक है, ये हो गया। तो अब मान लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ना एक साथ आ गया हमारे पास, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ आ गया, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आ गया, तब हम क्या करेंगे। तो अब अपन देखते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है ना, मान लो कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है,
फील्ड लाइन कैसे होगा? तो पॉजिटिव का मैंने क्या बताया आपको, अभी बताया ना कि पॉजिटिव का आपका रेडियली आउटवर्ड है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि जो फील्ड लाइंस होते हैं ना, वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट कभी नहीं करेंगे। तो जैसे जो इसका जो फील्ड लाइन है, देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ऐसे आएंगे, रेडियली आउटवर्ड तो जाएंगे, बट दो पॉजिटिव अगर एक साथ है ना, तो एक बार मैं बना देता हूँ इसको, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ इसको। क्योंकि आपको एग्जाम में ना ऑप्शंस दिए रहेंगे, उनमें से आपको गेस करना रहेगा कि कौन सा सही है। ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, 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 ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। देखो अगर मैं ऐसे बना देता ना इनको सीधे, अब देखो मैं ऐसे बनाया हूँ, मतलब ये आगे जाके ना ऐसे सीधे होते जाएंगी और ये आगे जाके सीधे होते जाएंगी, पैरेलली रहेंगी। तो कल मैंने ना एक प्रॉपर्टी बताई थी फील्ड लाइंस की कि वो ना आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट? क्योंकि जो फील्ड लाइंस होता है ना, जैसे ये फील्ड लाइन है मान लो, तो इस पे अगर मैं टेंजेंट ले लूँ ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना, वो उस फील्ड की वैल्यू बताएगा, मैग्नीट्यूड वैल्यू बताएगा। तो अगर फील्ड लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर दी, तो अगर मैं कहीं पे टेंजेंट लूंगा, तो वहां पे दो मुझे टेंजेंट मिलेंगे ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। तो इसलिए ना फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कराने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो दो दो पॉजिटिव चार्ज अगर नियर है, एक दूसरे से रिलेटेड कुछ डिस्टेंस पे हैं, तो उनका जो फील्ड लाइंस है ना, वो एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करे, उस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ, 2.2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये एक फील्ड लाइन हो गया। मैं एक ना इलेक्ट्रिक डायपोल का बनाता हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर मैं नेगेटिव नेगेटिव ले लेता ना, तो ये सब कुछ सेम रहता, बस ये जो एरो मैंने बनाया है ना, एरो ये सब ना टूवर्ड द चार्ज, मतलब इनवर्ड एरो हो जाता। अब एक फील्ड लाइन जो होता है ना, डायपोल का हम बनाते हैं, जो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायपोल में भी मैं बताऊंगा, और अभी मैं उसको अभी भी बता रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, ग्रीन पेन से जो दो फील्ड लाइन में आगे बनाने वाला हूँ ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अभी आप इसको डायपोल बोलते हैं, ये मत जानो। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो मैंने क्या बताया कि फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव पे जाएगा। सर डायपोल में पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ हाँ वही है वही है। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि फील्ड लाइंस जो होता है ना हमारा, पॉजिटिव से निकलता है, जैसे निकला, और नेगेटिव पे आता है, तो ये फील्ड लाइंस ना इंटरेक्ट कर जाएंगी यहाँ पे। तो बस सिंपली यही होगा कि आप क्या करिए कि नेगेटिव चार्ज है तो ये ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे जाएगा। तो इसमें ना एक दूसरे को ज्वाइंट कर जाते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करते। याद रखना कि दो फील्ड लाइन ना जुड़ते नहीं है आपस में। अगर जुड़ गए किसी ऑप्शन में, अगर एग्जाम में ना, तो गलत है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आगे चल के, तो उसमें सब समझ में आ जाएगा। आगे भी ये ऐसे होंगे, ये ऐसे होंगे, मतलब ये बाहर जाएंगे, ये बाहर जाएंगे, ये कुछ ऐसे। सॉरी ये गलत बन गया, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे। तो ये जो है ना इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बता रहा। इलेक्ट्रिक डायपोल का फील्ड लाइंस ऐसा होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखो, डायपोल पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फील्ड होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो उसका फील्ड लाइन ना कुछ ऐसे जाएंगे, पैरेलल एक दूसरे से। ठीक है, ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो ये जो दोनों मैंने जो ग्रीन पेन से बनाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर किसी को फील्ड लाइन से रिलेटेड कुछ देना हो ना, तो ये इन्हीं दोनों में से देना वो पसंद करते हैं। ठीक है, ये होगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं, ये कल का टॉपिक था, ये खत्म हुआ। फिर से मैं एक क्वेश्चन पे आता हूँ।
स्लाइड में मैं क्वेश्चन करूंगा। अब कोई मुझे बताएगा लगभग कितना टाइम हो गया होगा हमारे इस क्लास में? चलो कोई बात नहीं, एंड होगा तो समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन बना रहे हैं अपन। क्वेश्चन मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं पहले। व्हाट चार्ज, अब ये क्वेश्चन ना JEE में आया हुआ क्वेश्चन है कभी, मस्ट बी, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मस्ट बी प्लेस्ड और चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द center of the given surface so that the net force on all charges, ये इस टाइप के क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस बोलते हैं इसको, बिकम जीरो। ठीक है, तो मैं ऑप्शंस लिखता हूँ। ऑप्शंस है आपके पास √2q। अभी क्वेश्चन का फिगर आपको ना बना के दूंगा। 2√2q। ऑप्शन सी है आपके पास -q/2 और √2 + 1/√2। 10 मिनट है, 1/√2 और आपको ऑप्शन डी मिलेगा। -q/2। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट आप कर सकते हैं, जस्ट चार्जेस का साइन देख के। ठीक है, तो सिमिलरली ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये 9 मिनट कुछ बचे हुए हैं हमारे पास, जितना हो पाएगा करेंगे। फिर ये जैसे ही होगा ना, मैं फिर नया लिंक दूंगा। ये सिर्फ ना आज हो रहा है, हमारे पास पेड अकाउंट था, वो पेड अकाउंट में ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसलिए हम लोग ना ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर इंसर्ट करना है, तो जस्ट मैं कर रहा हूँ। एक मिनट, इसको इरेज कर देता हूँ पहले। अरे शिट यार, ये क्या हुआ कि मैंने ना जितना बनाया था वो गलती से डिस्कार्ड हो गया है। चलो ठीक है, मैं ना, मेरे पास एक है ऑलरेडी मेरा बनाया हुआ, वो PDF मैं आपको शेयर करूंगा। अभी फिलहाल मैं इंसर्ट करता हूँ, क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन को मैं फिर से लिख दूंगा। ठीक है, सॉरी यार, कुछ प्रॉब्लम हो गया। मेरा ना कमांड नहीं है इन सब चीजों पे उतना, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। बट मेरा जो काम है वो मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ फ्रॉम करेंट स्लाइड। ठीक है, ये कुछ ऐसा चार्ज है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यार जल्दी से, ज्यादा देर नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं रहेगा ना आपके पास। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, मैं आपको PDF जो दूंगा ना उसमें सब कुछ रहेगा। व्हाट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड, मैं पढ़ाने से पहले ना खुद भी पढ़ के आता हूँ, तो उस जब पढ़ता हूँ ना तो उसका PDF मेरे पास रहता है। व्हाट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सॉरी, आप लोग का टाइम ना बहुत ज्यादा चला जा रहा है। सो दैट द नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस बिकम जीरो। ठीक है, आपको ऑप्शंस मैंने दिए थे। ऑप्शन था आपके पास √2q, ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ना ऑप्शन देख के ही आंसर बता सकते हैं अपन। सपोज ये ऐसे दिया मैंने, √2 + 1/√2, नेगेटिव हटा दिया, पहले नेगेटिव भी लगाया था। और डी ऑप्शन में इधर लिख दे रहा हूँ। डी ऑप्शन है आपके पास -q/2 √2 + 1/2। ठीक है, तो इसको वो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर दूं पहले यार।
देखो क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे ना क्यू चार्ज है, चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पे है, साइड लेंथ इनका ना एल है, सब कुछ एल होगा। तो देखो मेरे को ये बताना है इस क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि इसके सेंटर पे ना, ये सेंटर है, इसके सेंटर पे मैं कितना चार्ज रखूं कि किसी भी चार्ज पे अगर मैं नेट फोर्स निकालूं तो वो जीरो हो जाए। समझ पा रहे हो? इसके सेंटर पे मैं कितना चार्ज रखूं कि किसी भी चार्ज पे मैं नेट फोर्स निकालूं तो वो जीरो हो जाए। तो पहले तो मुझे ये देखो कि देखो इसमें अगर मैं पहले तो ये दिमाग लगाओ कि चार्ज जो यहाँ पे रखेंगे उसका साइन क्या होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो क्यू चार्जेस हैं सब कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ना वो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। क्यों लगेगा? तो देखो इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर आएगा, पूरा डिटेल बता रहा हूँ, इसके कारण जो आएगा वो इधर आएगा, इसके कारण जो आएगा इधर आएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आएगा और ये फोर्स खुद ही इधर है, तो मतलब ओवरऑल जो फोर्स आएगा ना इस पे वो रेडियली अवे आएगा। पॉजिटिव चार्ज है यार सब कुछ, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज है ना तो वो आउटवर्ड फोर्स ही, मतलब जो उसका फील्ड लाइन है वो आउटवर्ड जाने वाला है। तो देखो ये हो गया, ये फोर्स रहेगा। तो अब बताओ मुझे कि यहाँ पे ऐसा क्या फोर्स आए, यहाँ पे ऐसा क्या फोर्स आए कि मेरा नेट फोर्स जीरो हो, मतलब फोर्स बैलेंस हो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब फोर्स बैलेंस हो। तो फोर्स बैलेंस कब होगा? जब ये फील्ड लाइन इधर जा रहा है ना, अवे जा रहा है, तो मुझे फील्ड लाइन इनवर्ड वाला चाहिए तभी ना बैलेंस होगा। अगर मैं इधर ही बना दिया फील्ड लाइन तो क्या होगा कि मेरा जो फोर्स है वो बैलेंस नहीं होगा, ऐड हो जाएगा और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए ना मुझे अपोजिट फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पे कब लगेगा? जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। समझ में आया? तो मतलब क्या है कि जो मेरे पास जो भी चार्ज आएगा ना, यहाँ पे मुझसे क्या पूछा कि कितना चार्ज रखना चाहिए, तो मैं जो भी चार्ज मेरे को रखना है ना वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आप तो बिना सॉल्व किए ही चुपचाप देखोगे किसमें नेगेटिव है, उसको चुपचाप टिक कर दो, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली दिया जाता है कि आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप हर न्यूमेरिकल को ना कन्वेंशनली सॉल्व करने जाए। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, चीजों को मिटाता हूँ वहां पे, फिर से मैं बताता हूँ। 3-4 मिनट है इस सेशन में, फिर से मैं बता रहा हूँ क्योंकि ना मुझे ये क्वेश्चन काफी सही लगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है हमसे, और समझ पा रहे हैं कि नहीं वो भी बताएं कोई भी मैसेज करके कि समझ आया कि नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ पे मुझसे पूछा गया कि सेंटर में क्या चार्ज रखा जाए कि हम हमारा जो फोर्स किसी भी चार्ज पे वो जीरो हो जाए। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल इसका बता दिया था, चलो मैं इस पे बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ना, पहले तो ये देखो कि हमारे पास तीन ये चार्ज है और ये चार्ज है, ये अभी नहीं है, यहाँ पे सेंटर पे कुछ नहीं है मान लो। तो सेंटर वाला ना मैं मिटा देता हूँ, दूसरे कॉर्नर पे भी समझा देता हूँ, एक ही कॉर्नर से थोड़ी ना कुछ होगा, ठीक है। कोई भी मैसेज करके बताओ यार समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो इस पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा ना वो इधर लगेगा, इस पे इस चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इस पे इस चार्ज के कारण लगेगा वो इधर लगेगा। इन इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा और वो इसके साथ में ऐड हो जाएगा। अल्टीमेटली जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है वो उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो फील्ड लाइन यहाँ पे बनने वाला है ना, चलो ये 2 मिनट के बाद ये सेशन एंड होगा तो मैं फिर से वैसे ही करने वाला हूँ, ठीक है। नया लिंक तुरंत आपको शेयर करूंगा। तो कहने का मतलब है कि मेरा जो फील्ड लाइन है ना यहाँ पे, इन तीनों के कारण वो इधर बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा हमको क्या करना है कि नेट फोर्स जीरो करना है ना यहाँ पे, इस किसी भी चार्ज पे। उसमें नेट फोर्स जीरो कब होगा? जब मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं। तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कब लगा पाऊंगा? जब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ना, कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चार्ज रखना है हमें वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज कौन सा है? सिर्फ एक ही है, तो चुपचाप उसी को ऑप्शन लगाइए, वही आपका आंसर हो गया। अब इसको डिटेल कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं वो नए सेशन में बताता हूँ। ये सेशन में फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। सुन पा रहे हैं मुझे? कोई कंफर्मेशन दे देना मुझे। यस सर। चलो ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे थे, ये समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा? कोई बताओ मुझे, समझ में आया ना?
यस सर। बताओ। ठीक है, तो देखो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन जो दिए रहते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्व करें। अब देखो इसका कितना कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन है, मैं भी आपको बता रहा हूँ, उसमें आपको कितना टाइम लगेगा एग्जाम में। लेकिन आप देखिए ऑप्शन ऐसे फ्रेम किया गया है कि आप डायरेक्टली सिर्फ एक साइन देख के कर सकते हैं। ये भी हो सकता था कि यहाँ पे नेगेटिव लगा देता तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो इस टाइप से किया जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसको देखो प्रॉपर सॉल्यूशन पे आते हैं अपन, कि हमको सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखो हमको पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ना दो फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जो है ना, ये पूरा ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स था ये। ठीक है, ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लग रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो हम पहले ओवरऑल रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये कौन कौन सा यहाँ पे वेक्टर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं ना, देखो नंबरिंग कर देता हूँ। फोर्स ऑन 1 2 कर देता हूँ, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। तो फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 इधर होगा। ठीक है, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इधर होगा। फोर्स ऑन, ये यहाँ पे मैंने फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4 इधर होगा। तो देखो F12 और F4 की वैल्यू ना बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ना देखो F12 F14 दोनों में चार्जेस सेम है, लेंथ सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो ये भी L डिस्टेंस होगा, ये भी L डिस्टेंस होगा, तो ये सेम आने वाला है। ठीक है, F2 F12 F14, ये फास्ट कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूँ एग्जाम के लिए। F13 क्या आने वाला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L√2 डायगोनल डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2L स्क्वायर। ये इतना डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक L√2 होने वाला है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि F12 F14 का मैं एक रिजल्टेंट निकालूंगा जो इसी डायरेक्शन में होगा, और वो रिजल्टेंट क्या होगा, F13 से ऐड हो जाएगा, वही F नेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट ऑफ, यहाँ पे अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, रिजल्टेंट ऑफ F12 एंड 14। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि F12 F14 परपेंडिकुलर वेक्टर से टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकलता है अभी मैंने बताया था, ये आप करेंगे ना तो यही मिलने वाला है। ठीक है, ये मिलेगा F12 और F14 का ये होगा। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? देखो इसमें क्या होगा कि कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, कोई बताएगा? देखो ये जो है ना F12 और F14 के क्यू, F12 का डायरेक्शन ही होगा, F14 का डायरेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा ना कि एंगल जो है दोनों के बीच में, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो दो इक्वल वेक्टर है ना, देखो देखो देखो, ये मैंने गलत बता दिया है, वही मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, आप लोग बताते भी नहीं हो, क्योंकि ये तो मैं पहले क्लास में आपको बताया था कि टू इक्वल वेक्टर्स के बीच में आपका जो रिजल्टेंट निकलता है वो क्या होता है। टू इक्वल वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट होता है R1214 का निकाल रहे हैं ना, ये क्या होता है 2a cos θ/2, ये बताया था ना मैं आपको, फर्स्ट क्लास से मैं बता रहा हूँ, याद करो, फर्स्ट क्लास जो लिए थे ना वहीं पे मैंने ये बताया था। इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे तो √2 है ना ऑप्शन में, तो √2 कैसे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर,
और cos 90/2 हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा cos 45 आएगा यहाँ पे, cos 45 1/√2, तो ओवरऑल आएगा √2 KQ² तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, R1214 का, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे ही होगा R1214। तो R1214 और F13 दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, F13 प्लस R1214 ये ऐड हो जाएंगे, तो √2 KQ² प्लस KQ² 2 जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा KQ² √2 प्लस 1/2। तो ये जो फोर्स आया ना, ये इधर, ये इस चार्ज पे इन अदर 3 चार्जेस के कारण जो फोर्स लग रहा है वो आया। अब हमको क्या करना है कि हमको नेट फोर्स 0 करना है, मतलब ये चार्ज बैलेंस होना चाहिए किस फोर्स से, ये फोर्स बैलेंस होना चाहिए किस फोर्स से, इसके और इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि एफ नेट जो हमने निकाला है वो एफ ऑफ माइनस क्यू से बैलेंस होना चाहिए, ऐसे लिख देता हूं मैं। एफ नेट जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ माइनस क्यू। आप लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड इसका ना सॉल्यूशन है यार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सिर्फ ऑप्शन देख के जबकि आंसर बता दे रहे थे। एफ नेट कितना है आपका, एफ नेट है KQ² √2 प्लस 1/√2। तो KQ² √2 प्लस 1/2। एफ ऑफ माइनस क्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस क्यू क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए। तो देखो ओवरऑल डिस्टेंस होता है L√2, तो ये हो जाएगा L√2/2, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिख देते हैं फिगर में। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा L√2/2। तो जो आपको फोर्स आएगा यहाँ पे आ जाएगा KQ नेगेटिव साइन के साथ में, यहाँ पे नेगेटिव लिख दे रहे हैं हम, और यहाँ पे हो जाएगा L√2/2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। देखो यहाँ पे ना फिर वही मिस्टेक हम कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं है यार। यहाँ पे पूछना चाहिए ना कि नेगेटिव कैसे आएगा, हमने तो नेगेटिव कंसीडर कर लिया है ना। नेगेटिव का डायरेक्शन देखो यहाँ पे नेगेटिव का डायरेक्शन कंसीडर करके ही तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लिया, तो फिर हम एक्सप्रेशन में नेगेटिव क्यों लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। यही चीज मैं कई बार से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हमको चाहिए Q की वैल्यू, तो देखो K से K कैंसिल हो गया, Q से एक Q कैंसिल हो गया, L² से एक L² यहाँ से जाएगा। तो आप जब Q कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ पे, तो कितना आ रहा है, Q आपके पास आ रहा है यहाँ पे Q/2 √2 प्लस 1/2 ये आ रहा है। बट हमको Q नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। तो ये एक्चुअल आंसर है उस क्वेश्चन का, बट कितना कॉम्प्लिकेटेड है देख सकते हो। 2 पार्ट में होगा, पहले एक फोर्स ये निकालना पड़ेगा, फिर वो एक अलग से एक फोर्स निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, इसका कैलकुलेशन तुरंत रिप्लाई करके कोई मुझे बताओ। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ और फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। तुरंत मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, कोई तो रिप्लाई करो। यस सर, क्लियर। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी ने मैसेज किया, खाली आप ही रिप्लाई करती हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, यहाँ पे इंसर्ट कर ले रहे हैं। शो कीप, यहाँ पे ना इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट शेप। ये क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं, इसको करना आप, ठीक है। तो बस ये ना लास्ट सेशन है, इस सेशन में ही हमारी क्लास ना ओवर हो जाएगी। करंट स्लाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे ना 4 चार्जेस दी हुई है,
प्लस क्यू, ये भी सब ना IIT-JEE के क्वेश्चन है जो करा रहा हूं ना अभी। तो ये है प्लस क्यू और यहाँ पे है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू और ये है माइनस क्यू। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये इसका सेंटर है और लिख दिया मैंने सेंटर पे। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इफ अ चार्ज क्यू, अब देखो हमने ये देखा पिछले क्वेश्चन में कि चार्ज क्यू जो रखते हैं वो कितना होता है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इफ अ चार्ज क्यू is put above the center at a height, हाइट कितना है L/√2, ठीक है। देन कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q, ठीक है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं पहले। √2 के क्यू अपॉन L²। ऑप्शन बी है आपका √3 के क्यू अपॉन 2L²। ऑप्शन सी है आपका 2 के क्यू अपॉन L²। ऑप्शन डी है आपका 2√2 के क्यू अपॉन L² है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अभी देखो हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था कि यहाँ पे कितना चार्ज रखेंगे इस चीज पे डिस्कशन किया था। अब हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो ना ये सिस्टम है, ठीक है, 2 डायमेंशनल सिस्टम। इससे ऊपर मैं इस पे शो नहीं कर पा रहा हूँ। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक प्लेन पेपर ले लीजिए, आपका स्क्वायर शेप में मान लो पेपर है। उस पेपर का जो सेंटर रहेगा ना, उस सेंटर से ऊपर L/√2 हाइट पे, मतलब ये L हाइट है तो L/√2 हाइट पे, एकदम छोटे से कम हाइट पे आप क्या कर रहे हैं कि एक चार्ज Q रख रहे हैं, ठीक है, कैपिटल Q। तो आपको बताना है कि उस कैपिटल Q चार्ज पे ना कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन इसको करो आप, ठीक है। इससे ना बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट आपका ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -Q चार्ज है ये। तो इस क्वेश्चन को देखना आप लोग और सॉल्व करना, और अगर बना पाते तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो किसी कुछ कहना है इस क्वेश्चन के बारे में तो कह सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट हो रहा है तो अभी अनम्यूट करके। अच्छा, ठीक है। नहीं है किसी को कुछ? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी तक मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे ना हम कितना चार्ज पुट करते हैं ये बताया। अब क्या कर रहे हैं कि ये एक सिस्टम दिया आपको, 2 डायमेंशनल सिस्टम। आप इसको अज्यूम करिए कि आपके पास एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है जो कि स्क्वायर है, मतलब चारों साइड्स ना उसके इक्वल है। आप उनके कॉर्नर्स पे ना इस टाइप के चार्जेस रख दिए, इधर -Q रख दिए, इधर -Q रख दिए, इधर +Q रख दिए, इधर +Q रख दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी हो जाता अगर मैं यहाँ पे +Q चार्जेस रख देता, ठीक है। तो लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन करेंगे तो और अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे ना 4 कॉर्नर्स हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो चार्ज आप जो पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे कैपिटल Q, वो आप ना उस पेपर से ऊपर, थोड़ा ऊपर हाइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, L/√2 हाइट पे उस चार्ज को पुट कर रहे हैं। तो उस चार्ज को पुट करने के बाद ना आपका कितना फोर्स लगेगा उसी चार्ज पे, वो आपको बताना है। तो इसमें डायग्राम कुछ ऐसे बनेंगे, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे इमेजिन अगर आप कर पाए, जैसे जैसे यहाँ पे कोई चार्ज है Q, ये
कैपिटल क्यू रखेंगे आप यहाँ पे, सॉरी ये ओरिजिन रहेगा, रुको रुको रुको, यहाँ पे ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन से ऊपर h/√2 हाइट पे आप कैपिटल क्यू चार्ज रखें, यहाँ पे आएगा h/√2 हाइट पे। तो आप ये डिस्टेंस निकालिएगा और इसका जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो ऐसा होगा, ये डिस्टेंस वगैरह निकालिएगा, फिर इधर पे कुछ चार्ज होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। फिर उसका आप रिजल्टेंट निकालिएगा, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये ना इस पे आपका ना एजम्पशन वाला गेम स्टार्ट होगा, बहुत कुछ ना पिक्चराइज दिमाग में करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप सोचेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसलिए मैंने ना क्वेश्चन दिया है, क्योंकि क्वेश्चन ना आपको सोचने पर ही बनेगा, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि इस टाइप का डायग्राम कुछ वहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो अब समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप रिप्लाई करके बताइए तो मुझे, आप जो पूछ रही थी। फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर ये एंड हो जाएगा ये सेशन। रिप्लाई करके बताइए जो पूछ रहे थे मुझसे, उनको समझ में आया कि नहीं। तब तक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर हम एंड करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी IIT JEE में आया हुआ है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस each equal to Q are placed each equal to Q are placed। रिप्लाई करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। एट चार्जेस का लोकेशन क्या है, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, all are in meters, ठीक है, ऐसे रखे हुए हैं। देन कैलकुलेट द फोर्स on the charge located at x is equal to 0 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शंस में दे रहा हूं, फोर्स इनफाइनाइट, फोर्स 0, फोर्स है आपका पाई क्यू स्क्वायर अपॉन 24 एप्सिलॉन 0, ऑप्शन डी है 24 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। क्वेश्चन में फिगर नहीं बना हुआ है, मैं बनाऊंगा। आप रिप्लाई नहीं किया, आपको समझ में आया कि नहीं बता दो, दीजिए मुझे, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। सॉल्यूशन में मैं फिगर बनाऊंगा, फिगर से आपको क्लियर होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। फिगर चूंकि मैं रेड से बना रहा हूँ, मतलब आपके क्वेश्चन में आपको फिगर बना के नहीं दिया रहेगा, ये चीज आप याद रखेंगे। आपके एग्जाम में वर्ड से ही आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको दिया क्या है यहाँ पे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ईच चार्जेस आर इक्वल टू स्मॉल क्यू, और वो कहाँ पे रखे हुए हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके रखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट चार्ज है ना x इक्वल टू 0 पे, वो आपको बताना है कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ अब, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, x इज इक्वल टू 0 मीटर है ये, x इज इक्वल टू 1 मीटर है ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये ना इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है। हर जगह पे चार्ज क्या स्मॉल क्यू है। आपको एग्जाम में क्या करेगा पता है, इसका ना नंबर दे देगा कुछ, ठीक है। तो स्मॉल क्यू रखा हुआ है, तो अब क्या करना है, आपको इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो इस पे फोर्स आप कैलकुलेट करेंगे, देखो इस पे जो फोर्स होगा ना, वो सभी चार्जेस के कारण ये ना एक ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि सारे के सारे चार्जेस ना इक्वल साइन के हैं, एक ही साइन के हैं, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या होगा कि सभी फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो आप जो फोर्स निकालेंगे ना, तो सिंपली के क्यू स्क्वायर अपॉन, पहले इसके कारण निकलेगा 1 मीटर डिस्टेंस पे है, प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना डिस्टेंस हुआ 2 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर,
ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो आपका जो फोर्स होगा, देखो इन्फिनिटी और जीरो मैंने क्यों दिया ऑप्शन में पता है, क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि इनफाइनाइट चार्ज है तो फोर्स इनफाइनाइट हो जाएगा और इसको टिक कर देंगे, तो वहीं पे तो ग्लैमर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गम तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर ऐसे रहता है। तो ऐसे गंबल आप मत करिएगा कैम्बल कि आप सोचें कि इनफाइनाइट चार्ज है तो इन्फिनिटी पे टिक करके आ गए, ठीक है। वो इसीलिए दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, और आप जो एग्जामिनर होगा ना वो ऑप्शन ए में ही इन्फिनिटी रख देगा, 90% इन्फिनिटी लगा के आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये जो सीरीज होता है ना, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n स्क्वायर से। ये सीरीज, ये एक स्टैंडर्ड सीरीज होता है जिसका सम होता है π²/6। तो देखो अब आप सोचोगे कि ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये ना एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि इतना होगा, या तो क्वेश्चन जो आपको देगा ना वो ऐसा देगा, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया हूँ वो क्या है कि बराबर डिस्टेंस है, तो क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं कि जो आपको जो सीरीज यहाँ पे मिल रहा है ना वो एपी या जीपी है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, उसके फॉर्म में है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन में से फ्रेम करूंगा, असाइनमेंट में डालूंगा कि आपको जो यहाँ पे सीरीज जो आप यूज कर रहे हैं वो उसके फॉर्म में है। बट अभी के लिए मैं फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने ना स्टैंडर्ड कहीं से उठाया है, तो वहां पे ना यही सीरीज था, तो मैं सीरीज के पीछे आप मत जाइए कि ये सीरीज है तो कैसे आया। अब आपको डाउट है ना तो आप मैथमेटिक्स के क्लास में पीएमएम से ये चीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, वो आपको बता देंगी। और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में कि आपको मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड सीरीज याद करना पड़े। आपको एपी जीपी एचपी के सीरीज बनेंगे आपके क्वेश्चन में, मैं वैसे क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में डालूंगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो कि इन्फिनिटी दिया है तो मतलब आपने इन्फिनिटी लगा के आ जाएगा, क्लियर सर, ठीक है, ठीक है। तो आप ये चाहें तो प्रिया मैडम से पूछ लीजिएगा, और नहीं तो फिर आप इसको यहीं पे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई π²/6 आ जाएगी। एक मिनट इरेज करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेरा एम है इस क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट बताना। ये मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व है ना, क्या होता है कई बार मैं कॉन्सेप्ट बताने के लिए क्वेश्चन जहाँ से चूज कर रहा हूँ ना वो अप टू द लेवल बहुत हाई हो जाता है कई बार, तो कई बार बहुत लो हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का सिचुएशन हो तो आप कैसे करेंगे, कैसे ऐड होगा आपका फोर्स, कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट होता है, वो सब चीजें। तो और जो एडवांस क्वेश्चन है ना वो आपके असाइनमेंट में डाल दूंगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा π²/16 π²/6 सॉरी, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू है, बट हमारा आंसर तो ऐसे नहीं दिया हुआ, के फॉर्म में नहीं है ना, तो के की वैल्यू होती है 1/4 π। यहाँ पे π² आप लिख दीजिए, यहाँ पे 6 लिख दीजिए, पाई से पाई कट गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा π/24ε0 π/q², यहाँ पे q आपका ऊपर आएगा π/q²/24ε0। तो आपका ये आंसर हो गया, बट आप इन्फिनिटी मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। तो आज का जो क्लास है ना हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अब मैं आगे अपन का क्या रोड मैप रहने वाला है, और वो जो रोड मैप के जो लेक्चर्स है ना वो मैं आज रात में आपको रिकॉर्ड करके अपलोड करवा दूंगा। तो देखो अगला हमारा टॉपिक है, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना पढ़ लिया, इसमें हमने कूलॉम फोर्स वगैरह निकालना देखा। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख चुका है। अब ये जो है ना ये आपका समझ सकते हो कि एकदम बेसिक था। अब हम इसके कुछ मेथड्स पे आएंगे। आपको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स पे जो रात में अपलोड होगा उसमें गॉस लॉ, बट उससे भी पहले मैं नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा। नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स का मतलब है मेरे पास कि जैसे अगर मैं हम लोग अभी सिस्टम ले रहे थे ना, जैसे यहाँ पे मान लो क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है,
यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो मेरे को बताना है कि इस पूरे सिस्टम में कितने पॉइंट हो गए जहाँ पे फील्ड 0 होगा। ठीक है, ये सब मैं कैलकुलेट करना बताऊंगा, और वो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, आपको सिर्फ एरो से चेक करना है कि वो कहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अगर माइनस कर दिया तो क्या होगा, तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स में आएगा। तो आज नाइट में जो मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वो अल्टीमेटली गॉस लॉ को खत्म करूंगा एक ही बार में, और नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स उसमें लाऊंगा। और गॉस लॉ में क्या है ना कि लॉ बताने के तुरंत बाद मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसका, और वो जो है वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये टुनाइट, आज ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अगला जो क्लास होगा, या अगर कल लाइव क्लास होती तो ठीक है, नहीं तो मैं जो रिकॉर्डेड डालूंगा, रिकॉर्डेड में मैं इसके बाद मैं आऊंगा पोटेंशियल कैलकुलेशन। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, प्लस फील्ड के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स, स्टैंडर्ड आपको कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा उसमें मैं ओवरऑल क्या करूंगा, फील्ड कैलकुलेशन हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। उसके बाद ना मैं जो है पोटेंशियल एनर्जी पे आऊंगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पे आऊंगा। ठीक है, इस बीच मैं अब आपके लिए एमसीक्यूब सॉल्यूशंस के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको देते रहूंगा। एमसीक्यूब्स की पीडीएफ होगी, उसी में मैं सॉल्व करूंगा। उस लेक्चर के तुरंत बाद, उसको देखने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जो असाइनमेंट होगा, उसको आप लोग करेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट, ठीक है, तो ये क्लास ना यहीं पे एंड होगी। अब कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और मैं फिर से बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7999496082, और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैंने एमएससी फिजिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा मैं कहीं और पे जॉब करता हूँ जहाँ मैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर वगैरह, नो सर ऑल क्लियर, ठीक है, लेक्चर वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ। कुछ यूएई वगैरह के बच्चे हैं, कुछ 4-5 कंट्रीज के, वहाँ के लिए मैं असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा, सर बस मेरा वेक्टर पोर्शन थोड़ा वीक है, अरे नहीं कोई बात नहीं है, वेक्टर पोर्शन वीक है ना, आप सुबह वाला लेक्चर देखे हैं, आप ये बताइए मुझे, 10 मिनट है हमारे पास अभी। अच्छा, आप रोशनी आप मुझे बताइए, ऑडियो ऑन करिए और बताइए कि आपने सुबह वाला लेक्चर देखा है। ऑडियो से बताइए, आप बात करिए मुझसे। नो सर। हाँ, इसीलिए आप बोल रहे हैं। आज ना आप सुबह वाला, आपको एक कंपोनेंट वगैरह निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? यस सर। अच्छा, बायोलॉजी से हैं या मैथ से हैं आप? बायो। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो आज जो सुबह लेक्चर अपलोड हुआ है ना, उसमें स्पेशली कंपोनेंट का बात किया गया। आपको इतना तो आता होगा ना, ट्रिग्नोमेट्री आता है ना, कि साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो बस उतने में हो जाएगा। वो लेक्चर आप देखो, और उसके बाद अगर समझ में आता है तो मुझे मैसेज करके बताना। ठीक है, व्हाट्सएप पे। नहीं समझ में आता है तब भी बताना। अभी इसके बाद वो लेक्चर देखना और मुझे जरूर बताना कि वो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने उस पर स्पेशली फोकस किया है कि कंपोनेंट कैसे निकालना है उसी पे। ठीक है, ओके सर। और वो ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जैसे अगर आपको कंपोनेंट निकालना नहीं भी आ रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे कि आपको कंपोनेंट निकालना पड़े या कुछ करना पड़े। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरा एम है आपको ना पूरा इलेक्ट्रोड, आपको जो इलेक्ट्रोस्टेट है, मैग्नेटो स्टेट पढ़ाना। मैं ये थोड़ी ना मतलब मुझसे पढ़ने के बाद कोई ये बोले कि सर ने हमें इतना एडवांस नहीं बताया कि ये क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहा है, तो ये तो गलत होगा ना। तो मैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, और मैं आपको हाई से लो लेके आ रहा हूँ। पहले मैं एडवांस क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर मैं लो।
मतलब लो पे क्या है ना, आपका जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है ना वो बहुत लो लेवल पे है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ ला रहा हूँ। तो अभी हम लोग ना यहाँ पे हैं। पहले जो इनिशियल क्लासेस हुई थी ना उसमें आप देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस मैंने कराए थे, तो मैं इजी सी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम में एक मिनट में आपको सॉल्व करना है ना हर क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन लेके आऊंगा। और आपको बता भी रहा हूँ, जैसे फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ किया तो मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो एज सिंपल एज दैट। Yes, sir. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एंड करते हैं क्लास को। और